Last time we started this chapter number 8 about the chemical kinetics. आपको इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन बताई हमने. It is the branch of chemistry which basically deals with the rate of chemical reaction or speed of chemical reaction. को डिफाइन किया हमने कि रेट या स्पीड में amount of reactant consumed or amount of product formed with respect to that. और फिर अमाउंट को हमने स्टैंडर्डाइज किया कॉन्सेंट्रेशन से कि हम नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे विच इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट. यहीं से हमने आपसे कहा कि व्हेनेवर वी से अबाउट स्पीड इट कुड बी यूनिफॉर्म और इट कुड बी वेरिएबल. और केमिकल रिएक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है वो जरा सा भी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दिखा, बल्कि हमने आपसे कहा जब रिएक्शन शुरू होता है जो भी उसकी स्पीड होती है स्टार्टिंग स्पीड वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि फिर जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं द स्पीड डिक्रीजेस. और उसकी वजह सिंपल है कि जिन्होंने रिएक्शन करना है वो है रिएक्टेंट. जब आप उनकी तादाद कम करते जाएंगे तो फिर उनके दरमियान रिएक्शन करने के चांस भी कम होते जाएंगे, तो स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज होगी. इसलिए दुनिया के तमाम रिएक्शन जो इनिशियल स्पीड दिखाते हैं वो फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो कम होती जाती है. और दो बातें अहम हो गई, एक तो वो चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, और दूसरी उस चेंज का भी हमें ये पता लग गया हमेशा डिक्रीज होगी. तो अब इस लिहाज से तय ये हुआ था कि अगर कोई चीज अपनी स्पीड या रेट को चेंज करती है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं करती, तो फिर हम उसकी स्पीड दो तरीकों से बताते हैं. या तो हम उसका एवरेज लेते हैं और या फिर हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट. मैंने उसकी डेफिनेशन या उसको समझाने के लिए आपसे कहा था कि जैसे क्रिकेट के मैच में रन्स बनाने की स्पीड होती है, उसके दो तरीके हैं. एक ओवरऑल एवरेज, पूरे 20 ओवर खेलने के बाद हमने बताया कि आपने 160 रन बनाए, आपकी एवरेज 8 रन पर ओवर. ये एवरेज हमने जो ली है ये एवरेज रन रेट है, रन रेट नहीं है, ये एवरेज रन रेट है जो पूरे मैच के खत्म होने के बाद आपने तमाम रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय ओवर्स प्लेड. और एक रन रेट इंस्टेंटेनियस रन रेट है, रन रेट एट एनी मोमेंट ऑफ द मैच. तो अब मैच का मोमेंट क्या होता है, एक बॉल, इससे कम तो नहीं हो सकता ना, वन बॉल. तो इसका मतलब है 2020 के मैच में 120 मोमेंट्स आते हैं, क्योंकि 120 बॉल बोली जाती है, कोई 9 बॉल हो, तो हर बॉल के बाद रन रेट चेंज हो जाता है, थोड़ा आ जाता है, कभी कभी कांस्टेंट भी होता है, वहाँ तो हर चीज हो सकती है. तो अगर मैं कहूँगा इंस्टेंटेनियस तो इट वुड बी द रन रेट एट एनी इंस्टेंट, और अगर मैं कहूँगा एवरेज रन रेट तो इट वुड बी द टोटल रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल ओवर्स. यही हमारे यहाँ है. एक रिएक्शन की एवरेज स्पीड हो सकती है इस तरह कि आप अपनी मर्जी से टाइम स्पेन ले लें. टाइम 30 मिनट्स में हम देखें कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट है. तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और टाइम टेकन मे बी 10 मिनट्स, मे बी 20, मे बी 30, को आपकी मर्जी एवरेज ले लो. और अगर ऐसा नहीं तो फिर दूसरा तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी मोमेंट.
अब क्रिकेट के मैच में तो आपने मोमेंट डिफाइन कर दिया विद वन बॉल, उससे तो कम नहीं हो सकता ना, क्योंकि मोमेंट का मतलब है वो ड्यूरेशन जिससे कम नहीं हो सकता। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड लेनी है तो मैं टाइम क्या लूँ? सबसे छोटा टाइम क्या होगा? 1 सेकेंड से कम नहीं हो सकता, 1 सेकेंड से कम नहीं हो सकता। हो सकते हैं ना, तो आपने मिली सेकेंड नहीं कहा, मैंने स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कहा, मैंने आपसे कहा द लीस्ट टाइम, मैंने हरगिज भी स्टैंडर्ड नहीं कहा, मैंने कहा लीस्ट टाइम जिससे कम नहीं हो सकता, मिली सेकेंड से कम नहीं हो सकता। घबराए नहीं, सोचना है, सोचने की बात है, घबराने की बात नहीं है, सोचने। मैंने अक्सर ये बात बच्चों से पूछी तो बड़ा अच्छा जवाब है, वो जवाब नहीं दे सके आप, कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ से देता हूँ, मैं भी तो आप ही जैसा हूँ, मेरा और आपकी उम्र में कोई इतना भी फर्क नहीं है, कुछ महीनों का हुआ, यही कोई 1-1.5 हज़ार महीने होंगे और क्या, ज्यादा तो फर्क नहीं हो सकता। अच्छा खैर, अगर हम ये बात पूछें तो आपने कहा 1 सेकेंड, हम ये आपसे कहें कि 1 से छोटा नंबर क्या है, तो मैट्रिक का बच्चा 0 और फर्स्ट ईयर का बच्चा मुझे नहीं पता, और सही जवाब है मुझे नहीं पता, तो हमने होल नंबर तो नहीं कहा, आपके 1 से छोटा 0.1, तो उससे छोटा 0.01, उससे छोटा 0.001, ये तो कभी पता भी नहीं होगा, तो इट्स अनडिफाइंड, आप इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं टेक्निकली। अगर कोई आपसे ये कह दे सबसे छोटा टाइम, तो ये क्रिकेट की में मुमकिन था ना, एक बॉल से कम का इवेंट होता ही नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता अगर आधी बॉल में विकेट कौन का, तो वहां मुमकिन है कि आई कैन डिफाइन अ मोमेंट, लेकिन रियल लाइफ में आई कैन नॉट डिफाइन अ मोमेंट, वो इतना छोटा टाइम है जिससे छोटा टाइम हो ही नहीं सकता है, तो मैं किसको कहूँ 0.1 सेकेंड, 0.01, 0.001, 0.00001, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ाते जाओगी तो इसलिए ये चीजें कॉन्सेप्चुअली डिफाइन की गई, और इन्होंने कहा ये है वो सबसे छोटा टाइम जिसमें एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, एक से कम तो नहीं हो सकता। अब वो छोटा टाइम मिली सेकेंड होगा, माइक्रो होगा, नैनो सेकेंड होगा, आई डोंट नो, but technically that is the time during which one molecule of reactant converts to, अब वो आपकी इस पे कितना सुनते, आई कैन नॉट डिफाइन, तो मैं उसे कहूंगा यही कि लीस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल। अब वो कितना है कितना नहीं है फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है कि हम उसके भाई में उसके पीछे बढ़ो। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन, ये था ना फॉर्मूला, इसको मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये एवरेज है। अब इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में फर्क करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा ये जो डेल्टा आपने लगाया है ना, दिस इज फॉर चेंज फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये होगा ना, इसको मैं रिप्लेस करके लिख रहा हूं dx। अब d को भी हम चेंज इन x ही पढ़ेंगे, यानी x2 माइनस x1, सिंबल चेंज करने से क्या फायदा हुआ, यही देखते हैं। इसी तरह इसको बना देते हैं dt, तो मतलब दोनों का एक है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। फर्क क्या है, ये है वो चेंज जो आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती है, लार्ज चेंज, मेजर भी कर सकते हैं इसको आराम से और देख भी सकते हैं। ये है वो टाइम जो कि लीस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल है, जिससे छोटा टाइम पॉसिबल ही नहीं है। तो dt इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल और dx उस स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम इंटरवल में कितनी कंसंट्रेशन चेंज होगी, उससे कम नहीं। तो जब आपको स्मॉलेस्ट तरीन चेंज रिप्रेजेंट करनी हो फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो सिंबल ये बन जाता है, और जब आपको एवरेज शो करनी हो तो सिंबल ये, बस इतना सा ये फर्क, इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए इस बात से एक पूरी डिबेट खुलती है।
How can I measure such a change which takes the smallest interval of time? तो आपकी जिंदगी में चूंकि इससे कहीं भी पाला नहीं पड़ने वाला, इसलिए आपकी टेंशन का आपने सिर्फ ये लफ्ज पहली और आखिरी दफा देखा है, क्योंकि ये है बिगिनिंग ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसे कहते हैं कैलकुलस। उसमें हम ऐसे मेथड्स डिवाइस करते हैं, फॉर्मूले बनाते हैं जिनसे ये स्मॉलेस्ट चेंज कैलकुलेट की जाती है, और वो मैथ्स वाले भी अभी नहीं पढ़ सके, वो सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारी किताब को इस बात का अंदाजा है, उन्होंने कहा कोई बहस नहीं करती इसमें, क्योंकि मेडिकल वालों के लिए तो ये जिंदगी भर आना ही नहीं है, और इंजीनियरिंग वालों ने भी नहीं पढ़ा हुआ, काम में आप अपना खून जलाएंगे। तो इसलिए हम सिर्फ डेफिनेशन देते वक्त क्या कहते हैं, ये सिंबल लिखूं तो एवरेज, ये लिखूं तो इंस्टेंटेनियस, मतलब एक। और फिर खास तौर पर किताब ने कोट की है ये बात कि हमने डेफिनेशन देनी थी तो ये बात कह दी आपसे, लेकिन अब हम अपने पूरे चैप्टर में इंस्टेंटेनियस और एवरेज को अलहदा अलहदा करके नहीं बताएंगे, हम इन्हें एक ही मानेंगे ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए आपकी कोई परेशानी आपको आगे नहीं आने वाली। तो हम मैं ये वाला सिंबल यूज करूं तो भी आप कह दें रेट ऑफ रिएक्शन, ये यूज करूं तो भी रेट ऑफ, फर्क है, एक इंस्टेंटेनियस है, एक एवरेज है। लेकिन हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का आगे, उसमें हम इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं रखेंगे ताकि बच्चे खामखाई की उलझनों में ना पड़े, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं एस रेट of reaction is not uniform and it decreases with the concentration of reactant we can use instantaneous rate of reaction to describe rate of reaction at any instant. So as rate of reaction is not uniform and it decreases with the concentration of reactant, we can use instantaneous rate of reaction to describe the rate of reaction at any instant. It is defined as reaction at any instant is called instantaneous rate of reaction or velocity of reaction. It is given as dx by dt, where dt is the smallest possible time and dx is the change in concentration during dt. छोटा सा इंट्रो दिया
ये बताने के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ डिक्रीज होता है। इसीलिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट को बताने की जरूरत पड़ती है, जो कि सिंपली है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट। इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट भी कहते हैं और वेलोसिटी भी कहते हैं। ये थोड़ी सी हमने फिजिक्स की टर्म्स की चोरी की है। फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी का अलग मतलब है। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन हमारे यहाँ ये झगड़ा नहीं है। हमने ये किया कि एवरेज स्पीड, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड कहते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी कहते हैं। और फिर मैंने वही बात बता दी कि इसका सिंबल dx/dt रखा गया है, और dx/dt जो है उसमें dx का dt का मतलब है स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम, और dx उस स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम में जो भी कंसंट्रेशन चेंज होती है उसके लिए। तो dx/dt इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह अब आपने तीन डेफिनेशंस पढ़ी, केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन एंड दिस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जैसा कि हमने कह भी दिया, अब जो कुछ भी हम आगे बात करेंगे वो बेसिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही की करेंगे और दोबारा ये इंस्टेंट के अंदर निकालेंगे। अब इस चैप्टर में एक लॉ पढ़ना है, और उस लॉ से इस चैप्टर की ऑलमोस्ट शुरू से लेकर आखिर तक की सारी बातें कनेक्टेड हैं। लॉ इंतहाई अहम, इतना अहम, इसी चैप्टर में 2 दफा पढ़ेंगे। एक दफा पढ़ेंगे भूल जाएंगे, दोबारा पढ़ेंगे आगे याद दिला। अजीब क्या करें, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ आपको ये बताएगा कि किसी भी रिएक्शन का रेट, यहां लिखा ना, इट डिक्रीजेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रेट का क्या ताल्लुक है? देखा भाई, कंसंट्रेशन का मतलब है मोल पर डेसीमीटर। मोल का मतलब आपने सेल्यूट के कितना अमाउंट लिया, और डेसीमीटर क्यूब इज वॉल्यूम, सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मतलब आपको बता दीजिए जितनी जगह है आपके पास 1 लीटर, उसमें आपने कितना सैल्यूट भर दिया। तो अगर ज़्यादा भर दिया छोटी जगह पर तो करीब करीब हो जाएंगे, तो जगह बड़ी है सैल्यूट कम है तो दूर दूर होंगे। ऐसे जब मैं कहूँगा कंसंट्रेशन बढ़ाना, तो इससे मुराद होगी कम जगह पर ज़्यादा सैल्यूट भर दिया गया है, तो काफ़ी करीब करीब रहेंगे। रिएक्शन की सबसे पहली शर्त क्या है? रिएक्शन जिन चीज़ों के दरमियान है, दैट इज रिएक्टेंट, उनके मॉलिक्यूल आपस में टकराएं। द फिजिकल कोलिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस। आप दो चीज़ों के दरमियान रिएक्शन कर रहे हैं, ए और बी नाम रख देते हैं उनके, तो ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, देन दे गोना फॉर्म प्रोडक्ट। आप एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर में, बड़ा मशहूर रिएक्शन। एसिड इस बीकर में है, बेस इस बीकर में है, दोनों बीकर्स मिला देंगे एसिड, तो रिएक्शन हो जाए। टेलीफोन पे कर लें, सबको पता है जिन चीज़ों के दरमियान आप रिएक्शन करना चाहते हैं उन्हें फिजिकली टच होना जरूरी है। अगर दोनों अलग अलग बीकर में पड़े हुए हैं तो जिंदगी भर पड़े रहेंगे, रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको दोनों को एक ही जगह पर फिजिकली टच करना पड़ेगा, तब रिएक्शन। तो अब जितना ज्यादा उनमें कोलिजन का चांस होगा, एक दूसरे से टकराने का चांस होगा, उतना ज्यादा रेट
और स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ने का चांस है, ठीक है ना। तो द कंडीशन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड टू ईच अदर। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा ली, ज्यादा कंसंट्रेशन का मतलब है जगह कम है और मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो उनके टकराने के चांसेस बढ़ते हैं, या अगर जगह ज्यादा है और मॉलिक्यूल कम है तो टकराने के चांसेस बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जितने कंजेस्टेड होंगे उतना ज्यादा कोलिजन का चांस होगा। इस वक्त जितने बच्चे क्लास में हैं इनको मैं डबल और ट्रिपल कर दूं और फिर सबसे कहूं भागो, तो टकराना नहीं है, जादू ही हो सकता है। लेकिन आप जितने हैं बच्चे, आपको नेशनल स्टेडियम में छोड़ दें और अब आपसे कहें टकराओ एक दूसरे से, तो मुसीबत हो जाएगी। एक उस स्टैंड में डराओ कि दूर भागना पड़ेगा, सर इसको बोले करीब तो आए। तो जब आप बड़ी जगह पर हैं तो आप इतने दूर दूर फैलेंगे, आपका तो पता भी नहीं चलेगा नेशनल स्टेडियम में है कहाँ। टोटल मुश्किल से तादाद आपकी 35 है, वहां 35,000 लोगों के बैठने की जगह है। बीच में जो खाली ग्राउंड है वो नहीं गिन रहा, सिर्फ जो साइड पर बैठने की जगह है वो 35,000 के लिए है। यानी अगर आपको वहां बिठा दिया जाए, सिर्फ वहां बीच वाले ग्राउंड को नहीं यूज करें, सिर्फ साइड के स्टैंड में बिठा दिया जाए, तो एक बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान इतनी जगह होगी कि उसमें 1000 बच्चे बैठ सकते हैं। तो आप सोचिए आप कितने दूर दूर होंगे, और फिर आपसे यहाँ टकराओ, तो जाहिर सी बात है बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, भागना पड़ेगा एक बच्चे को। और अगर हम इसी कमरे में आपकी तादाद डबल ट्रिपल करके गए तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही टकरा रहे। तो जितना कंजस्टेड माहौल होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे तो रिएक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपली ये कहता है कि हर रिएक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्टेंट, हर रिएक्शन में जितना ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा उसका रिएक्शन का चांस होगा, उतनी तेजी से वो रिएक्शन करेगा। सो लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट हुई rate at which any reactant या rate at which any substance react is directly proportional to its active mass and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of all reactants. Here active mass means molar concentration, mole per decimeter cube, and is denoted by these vectors. जरा इसे कॉपी करें, फिर जरा इस पर बात करते हैं क्या लिख दिया ये हमने।
देखिए इस स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, अगर हम किसी इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात करें कि वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले, तो उसकी अपनी पर्सनल स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो। तो फॉर अ सिंगल सब्सटेंस हमने पहली बात लिखी, रेट एट विच एनी सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। अब ये लफ्ज एक्टिव मास लिख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फौरन बता दिया कि घबराए मत, इस एक्टिव मास का मतलब है मोलर। तो जो आपने अभी बात की मोल पर डेसिमीटर क्यूब, उसी का दूसरा नाम है एक्टिव मास। तो आप इससे बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे। तो एक सब्सटेंस की कितने मोल एक डेसीमीटर क्यूब में मौजूद है, उसका इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन उस कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ज्यादा कर देंगे उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, कम कर देंगे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, मगर रिएक्शन में तो एक से ज्यादा सब्सटेंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो पूरे रिएक्शन की स्पीड इस पर डिपेंड करेगी। तो उन्होंने फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, रेट and rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of all reactants। masses हो जाएगा of all reactants। तो अगर आपके पास एक रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, तीन हैं, तो हर एक के एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन से रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से कहना आएगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ all the reactants concentration या product of the molar concentration of all the reactants। तो पूरे रिएक्शन की बात करें तो सारे रिएक्टेंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक अकेले सब्सटेंस की बात करें तो फिर उसी का मोलर मास ले लीजिए या मोलर कंसंट्रेशन ले लीजिए। तो अब ये जो मोलर कंसंट्रेशन का लफ्ज आ गया या एक्टिव मास का लफ्ज आ गया, इसका सिंबॉलिक नोटेशन है ये ब्रैकेट। यानी अगर मुझे कहीं, अब डेरिवेशन भी तो करनी है ना, तो कहीं डेरिवेशन में ये लिखना हो कि ये है रिएक्टेंट ए की मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, तो मैं क्या करूंगा, वो जो रिएक्टेंट ए होगा उसे इस तरह ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो ये पढ़ा जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए या एक्टिव मास ऑफ ए। तो सही बात, ये बात हमने आपसे की। तो इसकी छोटी सी, बहुत शायद इससे ज़्यादा छोटी तो डेरिवेशन ही नहीं होगी, वो एक हम करेंगे और वो इतनी अहम है कि वो अब 3 चैप्टर्स में इस्तेमाल होगी। इस चैप्टर में तो हम कर ही रहे हैं, चैप्टर 6 पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, चैप्टर 7 पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। तो अभी जो लॉजिक समझने जा रहे हैं कि एक इक्वेशन को देखकर उसके रेट के बारे में फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये इस तरह हमारे 3 चैप्टर्स का हिस्सा है। तो ये बहुत अहम और आसान बात है। असल बात ये कि है बड़ी आसान, कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, कंसीडर the following reaction। हमने एक डमी रिएक्शन लिखा है और चूंकि हमारे लॉ में भी लिखा है कंसंट्रेशन जिसकी भी है वो रिएक्टेंट है, तो फिलहाल मुझे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जो इक्वेशन अपने तौर पर बनाई है डमी इक्वेशन, उसमें रिएक्टेंट प्रॉपर्ली मेंशन किए हैं, प्रोडक्ट में लिख दिया है कोई भी चीज, कहीं हमारे वाला से फिलहाल कोई भी चीज। हमारे रिएक्टेंट कौन कौन है, ए और बी। ये जो साथ में एक्स और वाई लगा हुआ है, जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें कुछ नंबर लगाते हैं कोफिशिएंट, तो ये वो है, दैट इज द नंबर ऑफ। कितने सवाल किए हमने देखा। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ सकता हूं कि x मोल ऑफ A reacts with y मोल ऑफ B to give you some product। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन है और इसके ऊपर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के सामने रहा अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट
रिएक्शन जिसका सिंबल अब तय हो गया dx/dt, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया या है तो वैसे ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन अब हम इसे तमाम तरह के रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूज करेंगे, हमें कोई छूट नहीं। तो हम आज के बाद या तो रेट ऑफ रिएक्शन इंग्लिश में लिखते हैं या dx/dt का सिंबल यूज करते हैं, एक ही बात। ये किसके बराबर है भाई? बराबर क्या है? इन्होंने हमें लॉ में बताया, शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? The product of active masses of all the reactant। दो है मेरे पास रिएक्टेंट इस वक्त, A और B, दोनों के एक्टिव मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिखूंगा ऐसे। अब चूंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं x, ये जो इसके नंबर ऑफ मोल्स है ये इसकी पावर में आ जाएगा, सो दैट बिकम्स द एक्टिव मास ऑफ A। एक्टिव मास ऑफ B, तो ये पढ़ा जाएगा वो जो कुछ वहां लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल रिएक्टेंट। तो दो रिएक्टेंट थे, जितने नंबर ऑफ मोल्स उनके रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सबसे रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये नंबर्स पावर में आ जाएंगे। तो फर्ज कर लें किसी रिएक्शन में A का सिर्फ 1 मोल है तो पावर में 1 आया, खत्म बात। अगर 2 मोल है तो ये पावर 2 हो जाएगा, 3 मोल है तो पावर 3 हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल का क्या करूं? बस ये सीधी सी बात है। अगली लाइन बनी dx/dt इज इक्वल्स टू, और यहाँ आ गया एक अदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसका सिंबल हमें नजर आ रहा है कि वो ये दो लाइनों की डेरिवेशन। अभी और क्या जान लेंगे, इधर सारी चीजें ऐसी होंगी, शुरू होती खत्म हो जाएगी। तो अब ये बस इसको हम कहते हैं, अब सारी बात आपकी इत्तला के लिए ये बहुत ही अहम इक्वेशन है। अब मेरा पूरा नहीं तो बाकी का आधा चैप्टर सिर्फ इसी इक्वेशन से गुजर जाएगा। मुझे इसकी सारी बातें बतानी है, इसमें सारी बातें हैं कहाँ, तो कोई बात ही नहीं है। हम देखिए कैसी कैसी बातें निकालता हूँ। सबसे पहली बात, इक्वेशन 1 इज कॉल्ड रेट expression। It is the mathematical relation between rate of reaction and molar concentrations ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट एक्सप्रेशन असल में क्या है? ये फॉर्मूला हमें बता रहा है मैथमेटिकल रिलेशन किन किन के दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन और तमाम रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। K कौन? K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, also called rate constant। दूसरी बात हमने बताई कि यहाँ जो K आया है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। और अब तीसरी बात, x plus y is called order of reaction। x प्लस वाई कौन है? ये है मेरे दोनों रिएक्टेंट A और B के नंबर ऑफ मोल्स। तो इनको सम किया तो ये बना ऑर्डर ऑफ। मेरा ख्याल है क्लियरली मैंने ये जो दो लाइन की डेरिवेशन की है इससे मुताल्लिक आपसे 3 बातें शेयर की। इसे रेट एक्सप्रेशन कहते हैं और ये रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रिलेशन है। दूसरी बात, एक इसमें कांस्टेंट आया है प्रोपोर्शनैलिटी जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। तीसरी बात, जो पावर में दो
एक्स और वाई लिखते हुए हैं या कोफिशिएंट में रिएक्टेंट के एक्स और वाई लिखते हुए, इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मुझे अब आपसे अलहदा अलहदा तफसील के साथ इन तीनों चीजों को मजीद डिस्कस करना है। रेट एक्सप्रेशन ये तो इसकी बन गई, ए बी करके आपने बना दी। असल रिएक्शंस लिखें, उनमें कौन कौन से रिएक्टेंट हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, और उनकी रेट एक्सप्रेशन इसी फॉर्मूले के अंदाज से खुद बनाएं। 2 लाइन ही लगेंगी ना, तो काम बड़ा छोटा है लेकिन बड़ा है। तो हर रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन बनाना हम सीख जाए, ये पहला काम। रेट कांस्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हर रिएक्शन की, तो इसे अलहदा से डिफाइन करें और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो बात नहीं, तो रिएक्टर में नंबर ऑर्डर बना लो, इसमें क्या चालाकी की और घुमाऊ फिराऊ बात है, ये बहुत ज्यादा तफसील से डिस्कस करनी है, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल अजीब लगेगी ये बात, इसकी क्या न्यूमेरिकल होंगे। तो इसका मतलब है इस रेट एक्सप्रेशन से अब 3 चीजें हैं जो हमें डिस्क्राइब करनी है, वन बाय वन। इक्वेशन लिखेंगे तो रेट एक्सप्रेशन आनी चाहिए, और फिर इसका यूनिट रेट कांस्टेंट, और फिर तो पहला काम तो बड़ा आसान है। तो एक एग्जांपल बना लें, कोई असली रिएक्शन लिखें और उसकी रेट एक्सप्रेशन बना लें। तो एग्जांपल, एक्चुअल इक्वेशन, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन रिएक्टेंट में कौन कौन है उससे दिलचस्पी है, तो 2 रिएक्टेंट है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट रेट कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, हम अच्छी प्रेजेंटेशन में शुमार होगी बात, अगर दोनों लाइनें लिख दो ही तो लाइनें क्या होगा। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dx by dt is directly proportional the concentration of NO, NO हमारा रिएक्टेंट है और इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसकी पावर में चला गया। दूसरा रिएक्टेंट है O2 और उसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो इसका उसकी पावर में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ ना लिखें, इसका मतलब 1 होता है, तो सिर्फ ऐसे लिख देंगे। तो सब जो इसमें बेवकूफ़ी कर जाते हैं बच्चे जल्दबाजी में, हालांकि साफ साफ लॉ में भी लिखा देगा प्रोडक्ट, इसका मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन वो जो इक्वेशन से देख के लिखते हैं ना, पता नहीं क्यों उनको होता है ये प्लस भी बीच में ले जाओ, तो ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है। अब सिर्फ दूसरी लाइन में आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले आएंगे, ए बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। This is rate expression for the given reaction. तो क्या आप इस रिएक्शन की भी रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे? तो ये हुआ dx by dt is directly proportional to this and dx by dt प्रोपोर्शनलिटी का। अब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 थे उसकी पावर में बन गया, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 थे उसकी पावर में, ठीक हो गई बात। तो अब हमने पहला काम सीखा है,
रेट एक्सप्रेशन बनाना तो आसान था, बना लिया। अब के कौन होता है और ऑर्डर किसे कहते हैं, यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे अब हम नेक्स्ट।